पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्लिफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर और याट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर दरियाए नील गुजरता है तो दूसरी ही तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। दोस्तों, बात है 1988 की, जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको पूरी तरह दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 70 फीट लंबी बोट थी। और रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तलाश अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिन्हें एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। दोस्तों, विलायती दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया गया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि ये बोट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी पिरामिड ऑफ गीजा से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके हैं कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सकें। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये इंसानी तारीख में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फीट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी ही एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं इनको देखकर सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में दरियाए नील का किनारा तो नहीं था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने देखते ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स दरिया के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती, लेकिन ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं और इसका मतलब यही है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि दरियाए नील यहाँ से कभी गुजरता था। तो फिर आखिर ये बोट्स थी किसकी? और अगर ये दरिया में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक लाया ही क्यों गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस दिखती थी। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट्स रख सकता था और वो था एंशिएंट इजिप्शियन किंग यानी फेरो। और सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ गया। पर सवाल ये है कि उनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया? अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। दोस्तों, जिस जगह पर यह बेड़ा दफन है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियंस की इबादतगाह लगता है, यानी वो अपने खुदा यानी फेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें ये कभी खाना और शराब बनाया करते थे। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट्स को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 बोट्स का इन स्ट्रक्चर्स के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। करीब से जब इन बोट्स का दोबारा मुआयना किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इसकी डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। बोट्स के गिर्द भी मिट्टी से बनी ईंटें लगी हुई थीं। ईंटों की दीवार ठीक बोट की कर्व के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोट्स के लिए ही बनाया गया है।
ये दीवार सिर्फ बोट्स की साइड्स पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी बिल्कुल ऐसी ही ईंटें लगी हुई थी। अब जब 3 साइड्स पर ईंटें लगी हैं तो जरूर बोट्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी, जो अब वक्त के साथ गिरकर मिलिया मेट हो चुकी हैं। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोट के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गईं, तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट्स के यानी कश्तियों के ताबूत थे। जी हाँ, मम्मीज की तरह इन बोट्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शान और शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती से व्हाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तानों में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आपको यहाँ बताते चलें कि पिरामिड्स भी जब नए नए बनाए गए थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस व्हाइट लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड्स भी रेगिस्तान में मोती की तरह चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद अब आइडोस बोट्स की मिस्ट्री को काफी हद तक सुलझा चुके थे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बोट्स दरियाए नील में बहकर यहाँ नहीं आई थी। इनका एडवांस डिजाइन इस बात की गवाही दे रहा था कि ये किसी एंशिएंट इजिप्शियन किंग की मिल्कियत थी और इनको ईंटों के ताबूत में बंद करके रखा गया था। अब सिर्फ एक आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि इन बोट्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग का टूम मौजूद है, यानी जहाँ उनको मरने के बाद रखा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये टूम भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में ये बोट्स और इबादत गाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस टूम में न सिर्फ फैरो की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, यहाँ फैरो के करीबी साथियों को दफन किया गया था, वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के ऑनर में उसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फैरो अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला किया। उनका यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सामान और हत्ता कि उसके नौकरों को भी उसके साथ दफन किया गया।